नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर। कल शाम को वो बिहार पहुंचे थे, रात्रि विश्राम वहां की और आज बिहार दौरे का दूसरा दिन। इसके बाद बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठक और आज पुंछ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे और वहां पे लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी पाकिस्तान से सटे हुए जो भी भारतीय राज्य हैं वहां पर कल यानी कि 31 मई को मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। वहीं कोरोना को लेकर अगर बात की जाए तो यूपी में प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है। हालांकि पूरे देश भर में प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ते केसेस अब चिंता भी बढ़ाने लग गए हैं। तो बिल्कुल इसी बीच अब बात की जाएगी देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सुनवाई होगी। क्या कुछ कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या कुछ निकलेगा वो भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बात होगी। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और कल जो है प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे थे। इस बीच आपको बता दें आज बिहार के बाद कानपुर यूपी भी जाने वाले हैं। कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार में ये दौरा इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे चुनावी एजेंडे के साथ भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की ललकार और बेहद खास ये बिहार का दौरा, जहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये काराकोट से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर पीएम मोदी के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने जो है वो बिहार में शिरकत की थी, रात्रि विश्राम किया और अभी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको बिहार के काराकाट से दिखा रहे हैं, जहां पर अभी फिलहाल पीएम मोदी की एक भव्य रैली है। उससे पहले रोड शो किया गया और हजारों लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उन्हें वहां पर उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए और उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। देखिए बहुत बड़ी सौगात लेकर पीएम मोदी यहां पर बिहार पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए की सौगात, इतने बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है राजनीतिक मुद्दों के साथ। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम फोकस करें इस दौरे को लेकर तो पीएम मोदी का आज बिहार दौरे का दूसरा दिन। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके साथ मौजूद है। लेकिन फिलहाल एक ही मंच पर ये तमाम बड़े दिग्गज नेता अभी फिलहाल एक बार फिर से दिखेंगे। पहले भी ये तस्वीर हमने देखी थी, एक बार फिर से आज ये तस्वीर काराकाट से देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के काराकाट से। तो बिल्कुल बिहार का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखिए कल भी एक भव्य रोड शो किया गया और आज भी ये किया जा रहा है। और इस बीच तमाम तैयारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। आज बिहार के बाद यूपी का दौरा रहने वाला है, बेहद खास ये रहेगा। और इस बीच आपको बता दें कि आज दूसरा दिन जो है वो प्रधानमंत्री का है, जहाँ काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और कल रात्रि जिस तरीके से शिप्पन ने बताया कि स्केड्यूलिंग थी, वहां पर पहुंचना था देर शाम, उसके बाद रात्रि विश्राम और भव्य रोड शो किया गया। और आज भी ये रैली जो है भव्य रोड शो किया जा रहा है, जिसमें कुछ क्षण बाद आपको बता दें कि बिहार को सौगातें देने के बाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। विकास की सौगात और थोड़ी देर में काराकाट आप देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं। इस बीच यहाँ पर पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद है और बिहार के काराकाट में ये इस वक्त लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर विपक्ष कहीं ना कहीं इस ओवरऑल जो दौरा है इसको लेकर कई अलग अलग बातें कह रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता के लिए सरकार क्या लाई है, प्रधानमंत्री खुद क्या लाए हैं, ये मैटर करता है। इस बीच ये लाइव तस्वीरें, उत्साह आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच कितना ज्यादा है, जहां पर काफी खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच बिहार दौरे का ये दूसरा दिन और इसके बाद थोड़ी देर बाद कानपुर यूपी जाएंगे।
कार्यक्रम कराकर आप इस अभिनंदन के पात्र हैं। इसके साक्षी बनिए। सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बता दें कि अभी कुछ ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच में काराकाट बिहार से ये तस्वीरें जहां पर पीएम मोदी का भव्य रोड शो जो है वो देखा जा रहा है और कई संख्या में कई लोग यहां पर पहुंचे हैं और पीएम मोदी की इस विजिट को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी तरीके की तैयारियां जो है वो सुनिश्चित की गई थी पीएम मोदी के आगमन से पहले ही। लेकिन यहाँ पर कुछ अपोजिशन पार्टियां जो है जैसे कि आरजेडी है और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी है, वो इस रोड शो को और इस दौरे को जो है वो चुनावी चीज के साथ जोड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि बिहार के अंदर अब विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए पीएम मोदी कई करोड़ रुपए की योजना जो है वो बिहार के लिए ला रहे हैं। मुख्य मंच तो यहाँ पर आपको बता दें कि कल पटना पहुंचे थे, जहां पर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, साथ ही साथ नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। कृष्णा ठाकुर, ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि काफी भव्य जो है कल रोड शो देखने को मिला, आज कैसी तस्वीरें? कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में ये मेगा रैली और उसके बाद संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ कृष्णा ठाकुर ज्वाइन कर चुके हैं। कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप बताइएगा किस तरीके का मंजर वहाँ पर, किस तरीके का माहौल है? कई लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और इस चीज को विटनेस करने के लिए जो वो कई करोड़ रुपए की योजनाएं लोगों के लिए लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में पीएम मोदी का कल का कार्यक्रम था और आज दो दिवसीय कार्यक्रम का आज विक्रमगंज में कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक स्वागत के लिए लगभग 5-6 लाख से प्लस जो जनता की मुहिम जो उन्होंने बीजेपी ने दावा किया था वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। एक अलग यहाँ का स्वरूप है। मैं बता दूं कि 12 लाख स्क्वायर फुट का ये पंडाल जो बनाया गया था, हर एक जगह कहीं न कहीं पीएम मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग यहाँ भी एकत्रित हो चुके हैं। क्योंकि एक और चीज है कि कहीं न कहीं जो यहाँ से कुछ कल भी बिहार को सौगात दिया गया था और आज भी यहाँ से गोपालगंज की बात करें, विक्रमगंज की बात करें, कहीं न कहीं यहाँ से जो सौगात की बात है लगभग 49,000 करोड़ की जो बात है, तो यहाँ से संबोधन करेंगे। हालांकि अभी रोड शो में जैसे अपने स्टेज तक पहुंचे करीब फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया गया। साथ में उप मुख्यमंत्री बिहार जो उनके साथ में थे। एक अलग रूप है जो बीजेपी ने कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश किया है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये रोड शो बोले या पीएम मोदी का आने के बाद जो स्वागत बोले, कहीं न कहीं एनडीए की खेमा के लिए एक उत्साह या एक पॉजिटिव थीम देखने को मिल रही है। कृष्णा, ओवरऑल आज को लेकर अगर बात की जाए, इसके बाद वो यूपी जाएंगे जहां कानपुर को कई सौगातें देंगे। जिस तरीके से बिहार में सौगातें दी गई, क्या लगता है डेवलपमेंट के हवाले से कितनी अपग्रेडेशन है और अब लोगों को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको जिस तरह से पीएम मोदी का ये कल का परियोजनाएं था और आज जो लगभग बिजली के क्षेत्र की बात करें तो परियोजना में 2 सेकंड फेज का है जो 800 मेगावाट बिजली वो देंगे और प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 922 राजमार्ग जो है बक्सर भैरवी के बीच जो है उसको भी उद्घाटन करेंगे। गंगा पे जो पुल है उसकी भी बात की जाएगी और कच्ची दरगाह वाली जो एक योजना है जो 101D है उसका भी शिलान्यास करेंगे। अनुमानतः परियोजना की यहाँ की बात करें तो लगभग 1030 करोड़ परियोजना जो है रुपए की परियोजना है जिसका वो शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि वो उन्होंने यहीं से जो हार्डिंग पार्क पटना में टर्मिनल 5 का भी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। NH 119 का भी शिलान्यास करेंगे जो पटना से आरा सासाराम खंड को 4 लाइन को जोड़ती है। ऊपर से बनारस जो 319 भी है, बनारस रांची कोलकाता खंड है, उसका भी शिलान्यास होगी। मतलब कुल मिला
कहीं ना कहीं बिहार से जो कनेक्टिविटी की बात करें, रोड की बात करें, ट्रेन लाइन की बात करें, बिजली की बात करें और छात्रावास का भी यहाँ उनको उद्घाटन करना है। कुल मिला के सभी सेक्टर को कहीं ना कहीं बिहार को जो एक योजना अभी तक नहीं मिल रही थी। एक बात जानना चाहूंगी कृष्णा, जिस तरीके से पीएम मोदी बिहार तो पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरे को राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, विधानसभा चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से? ऑपोजिशन लीडर से भी आपकी बातचीत हुई होगी, वहीं पर सत्ता पक्ष से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का? ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बिहार में चूंकि चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं योजना की अगर बात करें तो पूर्व में भी योजना था और अभी जो योजना दी जा रही है तो अपोजिशन का तो ये काम बिल्कुल होता है कि उन्होंने चूंकि चुनावी वर्ष में जो इतना सारी योजनाएं मिली है, हालांकि पूर्व में भी बीजेपी के साथ आपका नीतीश जी का सरकार था, उस समय योजनाएं नहीं मिल पा रही थी। हालांकि ये 5 महीनों में चौथा जो विजिट है मोदी जी का, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये चुनावी साल है तो ये होना तय था और चुनावी साल में एक राज्य को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है जो बिहार को अभी मिल रहा है, तो चुनावी चीज से तो जोड़ के देखना तय ही है और चुनावी व्यवस्था को लेके भी ये किया जा रहा है चूंकि पार्टी स्तरीय बात है। लेकिन चूंकि मोदी जी खुद आके अपना जो शिलान्यास की बात करें या पूर्व की योजनाओं के उद्घाटन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीटर है भी और अपोजिशन का काम है बोलना, और ये चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को मिलना है और लेना है। तो बिहार को ये ढेर सारी सौगातें जो नहीं मिल पा रही थी, जो 10 दशक में नहीं मिल पाई, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है। जो खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो हर एक जगह से कनेक्टिविटी बन गई है बिहार की। अभी के दौर में आप किसी भी राज्य में जाने के लिए इजी वे में जा सकते हैं और जो 4 लाइन है उसको 6 लाइन भी किया गया है, जो 2 लाइन है उसको 4 लाइन भी। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर बिहार के लिए कई सौगातें प्रधानमंत्री लाए हैं और इसके बाद यूपी जाएंगे, वहां पर भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री का 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा है और इस बीच आपको बता दें कि पुंछ के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। कल जम्मू पहुंचे थे, गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आए, जहां पर कल देर शाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आला अधिकारियों के साथ मीटिंग जो है वो की गई सुरक्षा के हवाले से, और आज पुंछ जो है उसके लिए रवाना हो गए। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृहमंत्री अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर का काफी अहम दौरा। इससे पहले वो 23 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम बाइसरन वैली पहुंचे थे, जहां पर 22 अप्रैल को अटैक हुआ और अटैक के ठीक एक दिन बाद अर्ली मॉर्निंग ही वो यहाँ पर पहुंच गए थे। जिसके बाद की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से जो है यहाँ पर उनका दौरा देखने को मिल रहा है और कल देर रात वो जम्मू पहुंचे थे और जम्मू में जो है उन्होंने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की और तमाम बड़े आला अफसरान जो हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे थे, तमाम अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के, हमारे फोर्सेस के। और आज की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल वो पुंछ के लिए रवाना हो चुके हैं। पुंछवासियों के दिल में एक उम्मीद जगी है कि अब कोई बड़ा ऐलान उनके हित में हो सकता है, क्योंकि पुंछ जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान की हरकतों की वजह से सिविलियंस पर यहाँ पर अटैक किया गया और सिविलियंस के अटैक होने के बाद जो है वो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका हुआ है। तो फिलहाल के लिए हमारे साथ शहजाद बट ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वहाँ का क्या कुछ मंजर है। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा क्या कुछ तैयारियाँ वहाँ पर की गई हैं फिलहाल के लिए? अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, पहले इस हवाले से अपडेट कीजिए, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। कैसा मंजर देखा जा रहा है अमित शाह के विजिट के लिए? सिक्योरिटी की तरफ से जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं और परसों से ही सिक्योरिटी जो है पुंछ के अंदर हाई अलर्ट पे रखी गई है। कुछ ही देर में जो है अमित शाह जो है पुंछ के अंदर पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद वो ढाबा पुंछ के अंदर जो है पब्लिक से मिलेंगे। यहाँ पर ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर बात की जाए, किस तरीके की तैयारियां वहाँ पर की गई है? क्योंकि कहा जा रहा है नाके काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि गृह मंत्री खुद आ रहे हैं? जी सिक्योरिटी पूरी अलर्ट पे है और जहाँ तक लोगों का कहना है, लोगों की डिमांड है कि पुंछ के अंदर कोई अच्छा सा पैकेज दिया जाए ताकि लोग जो है वापस अपने घरों में तरीके से रह सके, जो काफी लोगों के घर का नुकसान।
लेकिन एक चीज जानना चाहूंगी कि पुंछ के लोगों के दिलों में एक उम्मीद जरूर जगी होगी, क्योंकि हमने देखा कि एक बड़ा चेहरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर है वो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर खुद पहुंच रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद जरूर होगी कि कोई बड़ा ऐलान उनके हित में हो सकता है, ये भी बताएगा। और उसके साथ साथ उनकी स्केड्यूलिंग किस तरीके से है, पहुंच तो जाएंगे पुंछ में, लेकिन पुंछ में पहुंचकर वो क्या क्या करेंगे लोगों से मुलाकात करने के अलावा? सबसे बड़ी तकलीफ उनकी जो डाकघरों के अंदर है, जो मुतासिर हुए हैं या जिनकी बहुत वाक़या हुई है, उनके लवाकिन से जो यहाँ पे मुलाकात करेंगे। तो लगता है कि वो यहाँ पे उनको जो नौकरी का आर्डर हुआ था वो आर्डर भी आज उनको तस्लीम किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात की जाए तो आज ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं, उनको आज नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी गृह मंत्री देंगे। उस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है और कौन कौन वहाँ मौजूद होगा ये भी बताइए। जी, उनके साथ जो है बीजेपी की जो पूरी कमांड है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ लोगों का ये कहना है, जहाँ तक कि लोगों की हमने बात भी की थी, लोगों का कहना था कि अगर पुंछ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फैसिलिटी अगर मिल जाए लोगों को, क्योंकि ये सरहदी एरिया है और पहाड़ी एरिया है, अक्सर यहाँ पे हादसा जो है होते रहते हैं, तो लोगों को एक राहत मिलेगी जो मेडिकल कॉलेज अगर पुंछ के अंदर आज इच्छा जो है इलाज कर। लेकिन आप अपने आगे पीछे का इलाका दिखाइएगा तस्वीरों में जरा, किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आपके पीछे मैं देख सकती हूँ काफी पुख्ता सिक्योरिटी जो है वो देखी जा रही है फिलहाल। जी हाँ, काफी सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। हम इसके दावों के वायरिंग हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। अभी भी जो है स्पॉट जो है सिक्योरिटी जो है हर जगह में डाला जा रहा है, जो ये दौरा है अमित शाह जी का से कामयाब हो सके। ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ ही देर में फिर से और जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का ये बेहद खास दौरा है। सिक्योरिटी पूरी पुख्ता इंतजाम के साथ रखी गई है, नाके लगाए गए हैं और आज जितने भी प्रभावित परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनसे मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे, जहां पर विजिट किया जाएगा सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ और साथ ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या पुंछ रवाना हो गए हैं, अभी क्या अपडेट है? देखिए, कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू राजभवन से जो है वो पुंछ जिला के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर जिस प्रकार से देखिए पीड़ितों से वो मुलाकात करेंगे, रिलीजियस प्लेस पे वो जाएंगे, बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि शाम को यानी कि बीती रात जब सीनियर अधिकारी के साथ बैठक की गई, जम्मू कश्मीर के डीजीपी तमाम डीजी के साथ जब उन्होंने मुलाकात की थी, सिक्योरिटी बैठक की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश जारी किए थे क्योंकि 3 अगस्त को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कहा गया था कि पूरी तरीके से जो है वो सतर्कता बरती जाए, स्मूथ तरीके से यात्रा को लेकर जो है वो निर्देश जारी किए गए थे, क्योंकि दुश्मन की निगाहें कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा पे है और इस निगाहें से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो तैनाती देखने को मिलेगी। जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विमानों को जो है वो तैनात किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा पूरी तरीके से जो है वो स्मूथ तरीके से चले। तो तमाम निर्देश जो है वो कल गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेट रिव्यू बैठक में जो है वो दिए हैं और कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह जो कि पुंछ जिला के लिए है, जिस पर आपने कहा देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहला दौरा जो है वो जम्मू संभाग का देखने को मिला है और ये 2 दिवसीय दौरे पर थी, जहाँ पर आज दूसरा दौरा जो कि गृह मंत्री अमित शाह पुंछ जिला का करेंगे। लेकिन शिल्पा, अब कल हमने देखा था कि जम्मू के जो प्रभावित इलाके थे, जिनके घरों पर मलबा गिरा था ड्रोन्स का, जिनके घर टूटे थे, उनको सिर्फ 6,500 रुपए यानी कि 6500 रुपए मुआवजा मिला था सरकार की तरफ से। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे, होम मिनिस्टर अमित शाह खुद पहुंचे हैं, तो क्या लोगों के दिलों में एक उम्मीद जगी है और वो पुंछ भी पहुंच रहे हैं? कैसे उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कैसे उनके लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर यारी इलाके की बात करें तो वहाँ पर घरों को जो है वो क्षतिग्रस्त कई घर हुए हैं, डैमेज काफी ज्यादा उन घरों को पहुंचा है और जो मुआवजा दिया गया है लोगों का कहना है कि मुआवजा बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही कम ये मुआवजा है। तो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी तरीके से जो है वो ध्यान दिया जाएगा। लेकिन देखिए, जो के बाद
चलिए शिल्पा की कि आवाज देता है कि केंद्र सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वो तमाम उनके साथ है। किसी भी कोई भी हालात अगर जम्मू कश्मीर में पैदा होते हैं तो केंद्र सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो उनके साथ पूरी तरीके से जो है वो तैयार है। शिल्पा, अभी की फोकस कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जो अभी पता है होने वाला है वो है अमरनाथ यात्रा। और इस बीच गृह मंत्री का आना, खुद में ये चीज पता चल रही है कि अब सिक्योरिटी किस तरीके से, टूरिस्ट का जो सबसे पहले यकीन की बात, बैलेंस क्रिएट करने की कही जाती है, सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात कही जाती है, तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर उस सिनेरियो में आ चुका है कि पूरे पुख्ता इंतजाम हो। देखिए, अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई को शुरू होगी और कहीं ना कहीं दुश्मन की निगाहें अमरनाथ यात्रा पे पूरी तरीके से है, तो इन निगाहों से बचना और इन यात्रियों को जो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर मैं पंजीकरण की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो काफी ज्यादा पंजीकरण देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की काफी ज्यादा समय जो है इनकी यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, अलग अलग इलाके से यात्री यहाँ पर, अलग अलग राज्य से यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उन्हें सुरक्षित रखना, पूरी तरीके से यात्रा को स्मूथ करना, को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है वो निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि यात्रा पूरी तरीके से स्मूथ हो, किसी भी यात्री को कोई भी परेशानी ना हो, हर एक सुविधा जो है वो यात्री को मिले, इसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। शिल्पा, एक चीज काफी महत्वपूर्ण, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों में एक डर का माहौल जरूर है, और ये डर का माहौल साफ तौर से जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। जम्मू के अंदर भी कहीं ना कहीं टूरिस्ट का फुटफॉल कम हुआ है, और कश्मीर में भी जाहिर तौर से टूरिस्ट जो है बहुत कम आ रहे हैं। अब क्या लगता है कि एक बार फिर से रिवाइव हो सकता है जब अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होगी 3 जुलाई को, टूरिस्ट फिर से वापस लौटेंगे कश्मीर में और जम्मू में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टूरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी हो या फिर जम्मू हो, कहीं ना कहीं इस समय जो कारोबारी है काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट नहीं पहुंच रहा है। जो जम्मू की अगर मैं कुछ जगहों की बात करें तो रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, या फिर आप देखिए गोल मार्केट, अफसर रोड जो है, यहाँ पर पूरी तरीके से ये कारोबारी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, होटल्स पूरी तरीके से टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। तो अब जो एक होप है, जो एक उम्मीद है इन कारोबारियों की अमरनाथ यात्रा से है, यह कि यात्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके कारोबार को कहीं ना कहीं ट्रैक मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे तो उनके कारोबार को भी कहीं ना कहीं एक ट्रैक मिलेगा, और उनका कारोबार भी जो है वो चलेगा। तो इस समय पूरी तरीके से जम्मू के कारोबार हो या फिर कश्मीर के कारोबार हो, वो अमरनाथ यात्रा पे समय जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड है। अभी क्या कहा जा रहा है, कितने बजे तक गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं? यहाँ से कब रवाना हुए हैं जम्मू से? देखिए, करीबन 10:30 बजे के करीब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह राजभवन, जम्मू के राजभवन से रवाना हुए हैं, और कुछ ही समय के बाद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जिला पहुंचेंगे। यहाँ पे तमाम चीजों का जो है वो जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान के द्वारा जो शेलिंग की गई थी, क्या कुछ जो है यानी कि कहाँ शेलिंग की गई थी, पीड़ितों से जो है वो मुलाकात करेंगे। तो कुछ ही समय के बाद पुंछ जिला में जो है गृह मंत्री अमित शाह। शिल्पा, कल हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई है राजभवन के अंदर, जिसमें बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, ऑफिशियल्स मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे, एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद कैसे ग्राउंड लेवल पर तमाम चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्योंकि एक तरफ हमारे फोर्सेस तो काम कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा पुख्ता सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ माहौल थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो टेंस है, एक तरफ टूरिस्ट में भी डर का माहौल है, और अमरनाथ जी यात्रा भी शुरू होने वाली है। सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करना, जम्मू सभा का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और उसके बाद सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के वासियों के साथ है, और यहाँ के टूरिस्ट को किस प्रकार से लाना है, यहाँ के कारोबारियों का काम किस प्रकार से बढ़ाना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस समय केंद्र सरकार भी काफी ज्यादा जो है वो सीरियस नजर होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू बैठक करना, तमाम डीजी के मौजूद रहना, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है वो वहां पर जो है मौजूद है, एलजी मनोज सिन्हा जो है इस बैठक में मौजूद रहे। तो साफ तौर पर एक तो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा, सोर्सेज बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवानों को जो है वो तैनात की जाएगी, कई सारी कंपनीज यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की डिप्लॉय की जाएंगी, ताकि प्रॉपर से स्मूथ तरीके से जो है वो यात्रा चले, किसी को कोई यात्री जो यहाँ पर पहुंचे, किसी को कोई भी परेशानी ना हो, यात्रा जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल भी। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। कल जम्मू में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो है वो की गई, और आज पुंछ रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में पुंछ पहुंच जाएंगे, वो भी तस्वीरें आप तक साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बिहार ले चलेंगे, जहाँ पर
सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं इस मंच से, जहां पर पीएम मोदी भी मौजूद हैं, आप सुनिए। अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। अब अंत में इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और बिहार के राज्यपाल महोदय यहां हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं और अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर काराकाट में पीएम मोदी पहुंचे हैं और उसके ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ यहां पर पहुंचे थे और अब उन्होंने अपना संबोधन जो है वो किया है और लोगों को उपलब्धियां गिनवाई है बिहार सरकार की और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा वो भी आपको एक एक पल की अपडेट देंगे। इसी बीच में बड़ी खबर, कांग्रेस के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। सांसदों के दौरे पर जयराम रमेश ने कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी पर बयान देना और भारतीय जनता पार्टी का पलटवार करना देखने को मिला है। कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि सांसद के द्वारा कहा गया कि ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक दौरा जो है वो किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर अपनी ताकत दिए, इस तरीके की बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी काउंटर किस तरीके से करती हुई नजर आई, जहां पर यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आया। बीजेपी ने कहा सांसद विदेश में घूमने नहीं गए हैं, क्योंकि डेलीगेशंस जो है वो बाहर है और इस बीच विदेश दौरा जो है वो एक एक करके देखने को मिल रहा है। इस बीच संबित पात्रा जो कि सांसद है, प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री सोनिया जी के कहने पर आतंकवादियों को अपने घर, अपने निवास और अपने ऑफिस पे बुलाते थे, उनका सत्कार होता था, उन्हें तोहफा दिया जाता था। वह दिन भी हमें याद करना चाहिए जब सोनिया जी रोती थी, आतंकवादियों के मृत शरीर को देखे, मृत देह को देखकर वो रोती थी, उनको कंट्रोल नहीं होता था कि क्यों ये आतंकवादी बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया। वह दिन भी थे जब 26/11 के बाद राहुल गांधी पार्टी करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां मनाते थे,
वो लोग आज कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं। और मुझे तो दुख होता है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और रमेश जी सभी पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये डे वन से पूछ रहे हैं बताओ कितने जहाज गिर गए हिंदुस्तान के। ये कोई सवाल है? आपको समझ नहीं है? भारतवर्ष ने, भारत की सेना ने 9 आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। सैटेलाइट इमेज दिखाया गया। बकायदा डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो तथ्य रखे गए, इमेजेस दिखाए गए। देन एंड नाउ, पहले कैसे था ये मरकज, अब क्या हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई। जब 11 एयरबेस ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के, तो तमाम एयर बेसेस की एक एक तस्वीर, कहां पर क्या, कहां डोम गिरा, कहां पर उनके हवाई जहाज उड़ गए, कहां पर रीफ्यूएलिंग सेंटर उनका ध्वस्त हुआ, कहां उनकी हवाई पट्टी ध्वस्त हुई, वो सारी तस्वीरें आपके सामने रखा गया बकायदा एक सबूत के रूप में। अगर जहाज गिरता है तो उसका रैकेज होता है, मलबा होता है। अगर जहाज गिरती है तो उसका सैटेलाइट इमेज होता है। अगर जहाज गिरता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में हलचल होती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत के एक्सपर्ट्स भी इस पर कमेंट करते हैं, टिप्पणी करते हैं, सबूत प्रस्तुत करते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मैं तो पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, कोट, हमने 9 और 10 मई की रात को भारतीय सेना को जवाब देने के लिए हमला करने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। कि क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा का। इसी बीच में अब एक और बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, जहां पर 29 मई को पहले मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन फिर से रीस्केड्यूल की गई और अब इसकी तारीख का ऐलान हुआ है 31 मई। सीमावर्ती राज्य जो भी हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, इन इलाकों में जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल होनी है। अब 31 मई का जो यहाँ पर डेट है, तारीख है, वो तय की गई है और शाम 5 बजे का ऐलान किया गया है मॉक ड्रिल जो है वो इन तमाम राज्यों में हो। फिलहाल आपको बता दें कि ये मॉक ड्रिल जो है होनी है और सीमावर्ती राज्यों पर ये मॉक ड्रिल पहले 29 मई को होनी थी, पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अब आपको बता दें कि ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की जाएगी। जितने भी पाकिस्तान से बॉर्डर से सटे राज्य हैं भारत के, तो उन सभी में ये मॉक ड्रिल होनी है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं रीअश्योरेंस हो कि यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो मेंटली प्रिपेयर है उसके लिए या नहीं है। अगर अलार्मिंग सिचुएशन बनती है तो आम जनता कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए ये नॉर्मल मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है, जिसमें ऑपरेशन शील्ड इसका नाम दिया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पहले भी ये मॉक ड्रिल हो चुकी है। पहले की अगर बात की जाए तो 7 मई को ये मॉक ड्रिल जो है वो हुई थी, लेकिन सिर्फ एक राज्य था पूरे भारतवर्ष में, जो कि था जम्मू कश्मीर, जहां पर ये कैंसिल की गई थी क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो शेलिंग से प्रभावित हो चुका था। 7 मई को 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात है, वहां पर इंडिया की तरफ से रिटेलिएटरी अटैक जो है वो पाकिस्तान पर कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं वहां से ही कहीं ना कहीं अटैक हुआ था और पुंछ के पास भी इलाके जो है वो प्रभावित हुए थे, जिसके बाद कि ये मॉक ड्रिल जो है वो जम्मू कश्मीर में कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब कल जो है वो सायरन बजेंगे, पूरे इलाकों को ब्लैकआउट किया जाएगा। 5 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है।
और फिलहाल की बात की जाए तो स्कूलों में, उसी के साथ साथ कॉलेजेस में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और तमाम इलाकों में जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप गोयल और साथ ही साथ महिपाल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो भी पाकिस्तान के साथ सटे हुए भारतीय राज्य है वहां पर मॉक ड्रिल होने वाली है, पहले डेट 29 मई थी, उसके बाद क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में ये डेट जो है वो रिस्केड्यूल की गई, पोस्टपोन की गई और 31 मई इसकी डेट रखी गई? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह का जो है सील्ड ऑपरेशन जिसको कहा जा रहा है, और कहा यही जा रहा है कि लोगों को कैसे सचेत रहना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है। इसी को लेकर सरकार जो है इस तरह के जो है अभ्यास जो है प्रयास जो कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे हैं, उसमें हालांकि 29 तारीख, लेकिन शाम होते होते कुछ कारण ऐसे बताए गए जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक के चलते जो है अब इसको स्थगित कर दिया गया है और अब इसकी तारीख जो है नई डिसाइड की जाएगी। लेकिन अब 31 तारीख जो है इसका रखा गया है। हालांकि आज से ही जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, कैसे टीमें जो है उस दौरान काम करेंगी और लोगों की कैसे उसमें भागीदारी हो सके, इस चीज को लेकर अब अलग अलग राज्यों के जिला प्रशासनों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। शाम 5 बजे का समय रहेगा जब जो है अलग अलग जो जगह बनाई गई है, केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मॉक ड्रिल का प्रयास किया जाएगा। उसमें चाहे जिला प्रशासन का मुख्यालय हो, चाहे अलग स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे कुछ कंपनियां हो, उनकी भागीदारी और एक 5 बजे अलार्म एक तरह का बजाया जाता है। उसके बाद जो है एक प्रक्रिया शुरू होती है और बचाव कार्य जो है उसको शुरू किया जाता है। लोगों को यह दर्शाया जाता है कि अगर इस तरह की स्थिति होती है, अगर कोई हमला होता है या फिर कोई आपात स्थिति होती है तो उससे कैसे एक दूसरे की मदद की जा सकती है, अगर कोई घायल हो जाता है तो उसको कैसे उठाकर किस तरह से एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकता है, सुरक्षा के दायरे में रहकर उसको कैसे एक सेफ्टी जगह पर उसको लेकर जाया जा सकता है। भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं। महिपाल, वहां पर गुजरात में किस तरीके की तैयारी की जा रही है मॉक ड्रिल को लेकर, जहां पर पहले एक साथ ही सभी राज्यों में होनी थी, हालांकि अब कल का डेट अनाउंस हो गया है, वहां पर क्या कुछ सिविल डिफेंस की टीम ने किया हुआ है? यहाँ पर सिविल डिफेंस ने साथ ही साथ में कुछ और ऐसी एनसीसी और एनएसएस जैसे स्टूडेंट उनको भी साथ में लिया है और कुछ दूसरे भी प्रशासनिक जितने भी कमांड है उनको साथ में लिया है। उन लोगों को साथ में लेके पूरी तैयारियां की है स्कूलों में या फिर दूसरी जगहों पे, और जिस तरीके से देखा जाए कि क्या खुली जगहों पे है तो सारी जगहों पे ये पूरी तैयारियां की चुकी है। और सायरन 5 से 8 बजे तक में सायरन बजेगा, उसमें लोगों को कैसे सुरक्षा के इंतजाम बरतने हैं और साथ ही साथ में कैसे मेडिकल टीम जो है वो सर्च करेगी, उनको उनसे कैसे संपर्क साधना है, किस तरीके से काम करना है, जब अगर जो हमला भी होता है तो उनको कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी की सारी सारे का सारा प्रशिक्षण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है महिपाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल उत्तराखंड से बड़ी खबर, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सुनवाई होनी थी और इसका फैसला अब आ चुका है। तीनों आरोपियों को जो है वो सजा सुनाई जाएगी। 18 सितंबर 2022 को यह हत्या हुई थी। 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और कुछ ही वक्त में जो तमाम चीजें हैं वो एक एक कर सामने आ जाएंगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कि ये बातें निकलकर सामने आई कि 3 आरोपियों को जो है फिलहाल दोषी करार दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इस हत्याकांड में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तीनों को दोषी करार दिया गया है और इस वक्त कुछ ही देर में जो फैसला है वो सजा सुनाई जाएगी कि आखिरकार क्या सजा इन तीनों को होगी। तो फिलहाल ये बड़ा मामला, इस बीच लगातार न्याय की गुहार जो है वो उत्तराखंड में लगाई जा रही थी, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला आ चुका है। तो बिल्कुल हमारे साथ धनराज गर्ग हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज, कई सालों से मामला पेंडिंग था, लंबित था, लेकिन आज 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। बताइएगा इनका क्या कुछ रिश्ता था अंकिता भंडारी के साथ और अब क्या कुछ सजा इन्हें सुनाई जाएगी, वो कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या फैसला आया है, वो बताइएगा। बिल्कुल स्टीफन, देखिए 2022 का मामला है कि उत्तराखंड का जो चर्चित हत्याकांड रहा है वो अंकित हत्याकांड था, क्योंकि अंकिता हत्याकांड एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ था जिससे कि पूरी राजधानी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं दहलता हुआ नजर आया था। और जिसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी
पर नजर आए थे और जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और लगातार मांग चल रही थी कि जो हत्याकांड के दोषी हैं अंकिता हत्याकांड के उनको सजा दी जाए। और आज कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया, क्योंकि आज सुबह से ही कहीं ना कहीं गहमा गहमी पूरे प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं थी कि आखिर इस फैसले में होगा क्या। और अब देखिएगा कि फैसला सामने आ चुका है कि कोर्ट ने कहीं ना कहीं तीनों ही जो दोषी थे उनको दोषी करार दिया है और उनको सजा देने का प्रावधान कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है। लेकिन देखिएगा कि जिस तरीके से कोर्ट का अभी फैसला आया है और तीनों ही आरोपियों को कहीं ना कहीं दोषी करार दे दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो अंकिता के परिजन है उनमें खुशी की लहर भी है, क्योंकि आप देखिएगा कि तमाम जो 3 साल के अंतराल के बाद कहीं ना कहीं ये फैसला आया है कि तीनों को दोषी करार दिया गया है। लेकिन अभी तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ है। उस वीआईपी के नाम को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी अंकिता के जो परिजन है उनकी मांग है कि उस वीआईपी का जो नाम है ठीक है वो भी धनराज, सामने अब आना इस पर चाहिए और नजर उसको भी रहेगी सजा कि होनी चाहिए। आखिरकार क्या कुछ सजा इन तीनों को सुनाई जाएगी, क्योंकि 3 दोषियों को जो है वो करार दिया गया है। फिलहाल के लिए हम आपको बिहार ले चलेंगे, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और काराकाट के अंदर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। और आज बिहार में इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, ये अपने आप में बिहार के मेरे इतने कार्यक्रमों की ये सबसे बड़ी शानदार घटना है। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था
उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार वीर कंवर सिंह जी की धरती है। यहां के हजारों नौजवान देश की सुरक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में अपनी जवानी खपा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है। और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा
भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। साथियों, हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। बीते वर्षों में हमने हिंसा और अशांति फैलाने वालों का कैसे खात्मा किया है, बिहार के लोग इसके साक्षी हैं। आप याद करिए, कुछ साल पहले तक सासाराम, कैमूर और आसपास के इन जिलों में क्या हालात थे, नक्सलवाद कैसे हावी था, मुंह पर नकाब लगाए, हाथों में बंदूक थामे नक्सली कब कहां सड़कों पर निकल आए, हर किसी को ये खौफ रहता था। सरकारी योजना आती थी पर नागरिकों तक पहुंचती ही नहीं थी। नक्सल प्रभावित गांव में न तो अस्पताल होता था, न मोबाइल टावर, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी सड़क बनाने वालों को मार दिया जाता था। इन लोगों का बाबा साहब आंबेडकर के संविधान पर कोई विश्वास नहीं था। नीतीश जी ने उन परिस्थितियों में भी यहां विकास की पूरी कोशिश की। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेजी से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। अब सरकार सड़क भी दे रही है, रोजगार भी दे रही है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। साथियों, जब सुरक्षा और शांति आती है तभी विकास के नए रास्ते खुलते हैं। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर
अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। साथियों, कभी बिहार में एक ही एयरपोर्ट था, पटना। आज दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की फ्लाइट मिलती है। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। कल शाम मुझे पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये नया टर्मिनल अब 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बिहटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। साथियों, बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोध गया जी, पटना, आरा, सासाराम, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों पर नए पुल बनाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं बिहार में नए अवसरों और संभावनाओं का निर्माण कर रही है। इन प्रोजेक्ट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां टूरिज्म और व्यापार दोनों को फायदा होगा। साथियों, बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी